तो अब ये जंग कहां जा रही है? क्या ये जंग एक समुद्री महायुद्ध में तब्दील होने जा रही है? और अगर ऐसा होगा तो हम क्या कुछ तस्वीरें और कितना विभत्स मंजर अपने सामने देखने जा रहे हैं? और क्या वाकई में अमेरिका के लिए आसान होगा? क्योंकि अकेले उसके लिए इस पूरे इलाके से माइन को स्वीप करना जो बिछाई गई थी ईरान के द्वारा आसान नहीं होगा। उसकी कैपेबिलिटीज जो है, एक्सपर्टीज जो है, वो दूसरे मुल्कों के पास हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव जी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं भारत से। हमारे साथ गयूर मुलाई रिसर्च स्कॉलर ईरान से जुड़ रहे हैं। प्रमीत मकोड़े हमारे साथ अध्यक्ष A4H अमेरिका से लाइव जुड़ रहे हैं। कार्तिक गौर स्ट्रैटेजिक एडवाइजर दुबई से हमारे साथ हैं। आसिफ रमीज दाऊदी मिडल ईस्ट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार चीनी मामलों के विशेषज्ञ हमारे साथ चीन से इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रमीत मकोड़े के पास चलते हैं। प्रमीत जी, एक बार फिर ट्रंप ये दोहरा रहे हैं कि सब कुछ तबाह बर्बाद कर चुके हैं वो, ईरान का कुछ नहीं बचा है। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बस वो माइंस हटानी है। ब्रिटेन साथ आएगा नहीं, जापान साथ देगा नहीं, चीन भी अब सीधा खुल के क्रिटिसाइज कर रहा है, रशिया भी मना कर रहा है कि भाई इसकी तरफ देखना नहीं है। अलग थलग पड़ गए हैं ट्रंप, क्या करेंगे? कैसे लाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, कैसे खुलवाएंगे? देखिए, निगोशिएशन फर्स्ट राउंड फेल होने का मतलब कि अमेरिका अलग थलग पड़ गया या अमेरिका की स्ट्रेटेजी फेल हो गई, ये बिल्कुल नहीं है। अमेरिका की स्ट्रेटेजी वाज वेरी क्लियर। उन्होंने पहले दे हैव पुट इनफ प्रेशर ऑन ईरान एंड दे वेंट टू नेगोशिएटिंग टर्म ऑन देयर टर्म्स। और उनकी अमेरिका की और ट्रम्प साहब की स्टाइल भी यही है, दे नेगोशिएट ऑन देयर ओन टर्म्स विद इनफ प्रेशर एंड इफ द प्रेशर डिडंट वर्क सर, नीदर ऑन यूके नॉर ऑन ईरान। ना स्पेन पे काम किया, ना नाटो देशों पे काम किया। सर ये जो स्टाइल है काम नहीं कर रहा है आजकल। नहीं तो अमेरिका उस पर डिपेंडेंट है ही नहीं इस बार। अमेरिका इज वेरी क्लियर, द इंटरेस्ट ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी फर्स्ट। अमेरिका इज सिंगल हैंडेडली कैपेबल टू टेक केयर ऑफ ईरान, बट बीइंग अ रिस्पांसिबल कंट्री वी वांट आवर अलायंस। सर अमेरिका का इंटरेस्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ट्रंप ने ये बात कही थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का तो इंटरेस्ट है ही नहीं, वो तो दुनिया के लिए कर रहा है ये काम, वर्ल्ड चैरिटी, क्योंकि उसका तो 1% ही एनर्जी रिसोर्सेज जो है उस रूट से डिपेंडेंट है। तो वो कह रहे हैं उन्हें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के तेल के लिए वो खुलवा रहे थे। बंद भी हालांकि उन्होंने ही करवाया था। करेक्ट, नहीं बंद मैडम, बंद उन्होंने नहीं करवाया था। बंद ईरान ने उसको वेपनाइज करके, दुनिया को ब्लैकमेल करके ईरान ने उसको बंद किया था। और ईरान बहुत ही चालाकी से स्ट्रेटेजिकली केवल उन जहाजों को जाने दे रहा था जो उनके अलाइज और फ्रेंड्स के जहाज थे। नाउ अमेरिका इज सेइंग कि नो मोर गेम प्ले विद अमेरिका। अब वो सभी ईरान के पोर्ट से जितने जहाज जाएंगे सबको बंद करेगा, आइदर नन और ऑल। अगर सफर करे तो सब सफर करे, नहीं तो कोई सफर न करे। केवल अमेरिका के मित्र और अमेरिका के इंटरेस्ट को अगर हर्ट करोगे तो ये बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो अब इस प्रेशर का भी अब तुरंत आप इसका रिजल्ट देखोगे। द मोमेंट अमेरिका पुट इनफ प्रेशर, ईरान बैक्स डाउन। ये जो सीज फायर के बाद जो निगोशिएशन टेबल पे आया, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने और अमेरिका ने जो धमकी दी या वार्निंग दी, जो भी आप कहिए, उसकी वजह से वो निगोशिएशन टेबल पे आया। और जब निगोशिएशन टेबल पे वो हारने लगे और अमेरिका ने बोला कि आपकी ब्लैकमेल की कोई भी प्रोविजन हम मानेंगे नहीं, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट योर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज की शर्त, हम आपको यूरेनियम को तो हद ही कर दी उन्होंने। 60% ऑफ यूरेनियम एनरिच करके बैठे हुए हैं और दुनिया को मूर्ख बना रहे हैं कि वी आर गोइंग टू गो फॉर ओनली द पीसफुल सिविल न्यूक्लियर पावर के लिए। मतलब ये काम अमेरिका कर सकता है सर, और कोई नहीं कर सकता कि कभी अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लें, कभी कुछ कहें, ठीक है। मतलब ये अमेरिका के पास प्रिविलेज है। हमारे साथ ईरान से रिसर्च स्कॉलर भी इस वक्त मयूर साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। गयूर मुलाई साहब, अब आपको ये जंग कहां जाती हुई दिख रही है? अमेरिका कह रहा है कि वो तो नाकेबंदी करेगा सीधे सीधे, यानी कि अब वो जिसे कह रहे थे बूट्स ऑन ग्राउंड तो नहीं लाएगा, लेकिन वो अपना सारा नेवल फ्लीट इन सी जरूर लेकर आएगा। अब जंग जो है जमीन पे उसे पता था कि जो टेरेन है ईरान का उसमें जीत नहीं सकता, अब समंदर में आके लड़ेगा। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया अपने तमाम सीनियर पैनलिस्ट को आदाब और तमाम दर्शकों को जय हिंद। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि एक तरफ ट्रंप है, दूसरी तरफ ईरान, या मैं लफ्जों को बदल कर कहूं, एक तरफ वो ट्रंप है जिसके हर दिन बयान बदलते रहे हैं, पल पल बयान बदलते रहे हैं, पल पल उनका रंग और रुख बदल। गयूर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही, कुछ टेक्निकल ग्लिच है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ एवीएम पीके श्रीवास्तव भी इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव सर, आपसे समझना चाहूं कि आपको ये जंग कहां जाती हुई नजर आ रही है? क्या वाकई में अमेरिका जिस तरह से दावा कर रहा है कि वो नेवल ब्लॉकेड लगा देगा और समंदर में अब ईरान को, जिसे कहते हैं ना, डुबोकर वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना दबदबा कायम करेगा, क्या इतना आसान होगा? जो काम वो इतने 40 दिनों में नहीं कर पाया, अब ऐसी कौन सी शक्ति आ जाएगी अमेरिका के पास कि वो कर पाएगा? देखिए बिनाज, जहां तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका एक महाशक्ति है
इसमें किसी को कोई भी न तो ग्लिच है, न समझने में कोई परेशानी है। और जहां तक फौजों का सवाल है, वो तो उनके पास टेक्नोलॉजी, फौजें, साइबर इंटेलिजेंस, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, ये प्रचुर मात्रा में अवेलेबल है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि सामरिक दृष्टिकोण से प्रेसिडेंट ट्रंप को जो जिस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए थी, लिंडन जॉनसन ने भी अपने जमाने में वियतनाम में जाने से पहले, या जॉर्ज बुश ने अफगानिस्तान और इराक में जाने से पहले AUMF का प्रयोग किया था, ऑथराइजेशन टू यूज मिलिट्री फोर्स। उससे क्या होता है कि आपके अंदर एक कांग्रेस में ही सहमति बनती है, एक कंसेंसस बनता है कि हाँ ये क्यों है, और आप एक्सप्लेन करने का एक मौका होता है कि ये वॉर ऑफ चॉइस जो है वो आप क्यों लॉन्च कर रहे हैं ईरान पर, क्या चीज ऐसी है जो फेल कर रही है। क्योंकि अगर आप देखिए, अटैक से पहले वार्ता चल रही थी, जून 25 में भी चल रही थी, तो ईरान के पास मिसट्रस्ट का बहुत बड़ा एक बैकग्राउंड है। अगर वो मिसट्रस्ट करता है तो उसमें कोई आप उसको दोष नहीं दे सकते। नहीं सर, और जहां तक सवाल है ब्लॉकेट का, हाँ, अब मैं आपके ब्लॉकेट वाली बात बताता हूँ। जहां तक ब्लॉकेट का सवाल है, ब्लॉकेट तो किया सकता है। अगर ईरान छोटी शक्ति स्ट्रेट ऑफ हार्मुज का ब्लॉकेट कर सकती है, तो अमेरिका ब्लॉकेट कर सकता है। लेकिन क्या ब्लॉकेट करना अमेरिका का धर्म था या उनका कर्म था? नहीं, ये ब्लॉकेट तो कॉन्सिक्वेंस है वॉर का, ये कॉज नहीं था वॉर का। हार्मुज खुला हुआ था, 47 ईयर्स से खुला हुआ था, जबकि सैंक्शन था ईरान। तो उसको जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस हुआ है ट्रंप के वॉर का, उसका उनको कोई ना कोई सोल्यूशन देना पड़ेगा। वो सोल्यूशन अगर आर्ट ऑफ डील में सिर्फ यही है कि हम धमकी देंगे, देयर आर अदर वेज टू हैंडल एन इंटरनेशनल सिचुएशन। क्यों एलाइज साथ नहीं दे रहे हैं? कि एलाइज को भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस चीज में साथ दें, क्योंकि ये चीज इंटरनेशनल लॉज के खिलाफ है। अब बताइए, एक तरफ तो ईरान जो रोग कंट्री कहलाता है, वैसे हम उसको प्रचारित करते हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद करता है। अब एक महाशक्तिशाली देश जो प्राइड करता है कि हम डेमोक्रेसी लाते हैं, हम प्राइड करते हैं कि हम हर जगह पीस लाना चाहते हैं, वो अगर वही काम करे, टू नेगेटिव्स डोंट मेक अ पॉजिटिव। तो ठीक है, यही मैं आपसे समझना चाह रही हूँ। मैं आपसे सामरिक लिहाज से समझ रही हूँ, मिलिट्री माइट के हिसाब से समझना चाहती हूँ कि अब हम क्या देखेंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका अपना जंगी बेड़ा लेकर आएगा, वहां पर अपनी नेवल फ्लीट को लेकर आएगा, तो ईरान चुपचाप बैठा रहेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास के जो 7 द्वीप हैं, वो एक तरह से चक्रव्यूह का काम करते हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जीतना आसान नहीं है, क्योंकि वो जो 7 महाद्वीप हैं वो एक तरह से सुरक्षा कवच हैं, और अगर आपने उनको छेड़ा तो फिर आपका इंटरनेट कह लीजिए, आपकी जो समंदर के नीचे से केबल जा रही हैं, आप दूसरे रास्ते कह लीजिए, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। इट्स नॉट इजी। बिल्कुल सही कह रही है पिनाज। एक चीज कहना चाहूंगा, सामरिक दृष्टिकोण से अगर ये आसान होता, अगर मान लीजिए आप लेसर टूम को, ग्रेटर टूम को, और आबू मूसा को, लारक को, केसम को, हेंगम को अगर आप कंट्रोल कर पाते, तो आपको चाहिए ग्राउंड ऑपरेशंस। ग्राउंड ऑपरेशंस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जिस तरह की वहां ज्योग्राफिकल टेरेन है, ईरान के अंदर की 51 to 52% जो है वो माउंटेनियस रेंज है और सॉल्टी सैंडेड एरिया है। वहां पर लॉजिस्टिक चेन को एस्टैब्लिश करना किसी भी ऑक्यूपेशनल फोर्स के लिए बहुत मुश्किल होगा, अमेरिका के लिए मुश्किल होगा। और अगर उस ग्राउंड ऑपरेशंस को लॉन्च किया गया, जो एक पहला माध्यम है, तो वहां पर अमेरिका बहुत लंबे समय के लिए फंस जाएगा। और मैं ये कहना नहीं चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से ह्यूमन लॉस ऑफ लाइफ होगी मिलिट्री यूनिफॉर्म लोगों की, वो अपने आप में एक आंकड़ा लगा के चलना पड़ेगा, इतना तो होगा ही। सो देयर विल बी अ ब्लड कॉस्ट टू इट। वो क्यों पे करना है, अमेरिकन जानना चाहेंगे कि व्हाई शुड यू पे द ब्लड कॉस्ट। ये उनकी जंग नहीं थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले से खुला हुआ था, वहां से आपको सीधा सीधा आपके तरफ एनर्जी जो रिसोर्सेज हैं उस रूट से आपके आते भी नहीं है, तो फिर आपको उस लड़ाई में जाके पड़ना ही क्यों है, और क्यों बॉडी बैग्स अपने घर लाने हैं। और अगर आपको एक जंग में जाना भी है तो उसकी कॉस्टिंग होती है, इवैल्यूएशन होता है कि हाँ इस जंग को जीतने के लिए हम इतना कुछ ताक पे लगा सकते हैं। तो क्या वो इवैल्यूएशन जो है वो ट्रंप के फेवर में जाता हो दिखता है? कार्तिक गौर साहब, जंग थमती हुई तो नजर नहीं आ रही है, जीसीसी कंट्रीज किसी तरह का कोई दबाव अमेरिका पर डाल रहे हैं क्या? जो आपका भी कुछ दिन पहले का स्टैंड था कि नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई तलवार लटकती हुई मत छोड़ के जाओ, जो कुछ हो, जितना भी नुकसान हो, जितनी भी शहादतें हों, जितने भी बॉडी बैग्स घट जाएं, जितने भी अरबों खरबों डॉलर खर्च हो जाएं, अब की बार ईरान का खात्मा करना ही है। बिल्कुल, आई स्टे विद दैट स्टैंड। एंड इनफैक्ट अभी अगर आपने रूमर्स भी सुने होंगे, आई डोंट नो हाउ ट्रू इट इज, लेकिन द रूमर इज के सऊदी ऑल्सो कॉल्ड अप एंड टोल्ड ट्रम्प नॉट टू स्टॉप,
और रादर ट्रिलियंस ऑफ डॉलर आर गोइंग टू अमेरिका टू एंश्योर कि भैया दिस डज नॉट स्टॉप। एंड मोर और लेस मुझे लग रहा है माइंडसेट वही है जो मैंने आपको पहले भी बोला था कि भाई या तो हम छेड़ते नहीं, और अभी अगर छेड़ दिया है तो छोड़ेंगे नहीं। दो तलवार लटकती हुई डज नॉट मेक सेंस टू द जीसीसी कंट्रीज एट ऑल। अच्छा, अभी ट्रंप ने ये जो अभी आज का स्टेप जो लिया है, वो जो मीम चल रही है एग्जैक्टली वैसा ही हुआ है। अगर आप कुछ खोल ना पाओ तो इंश्योर कि आप इतना टाइटली बंद कर दो कि वो खुल ही ना पाए। तो इफ ईरान इज नॉट गोइंग टू अलाउ अमेरिकाज प्रिफर्ड वेंडर टू क्रॉस, अमेरिका ने वही स्टैंड लिया है कि आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ योर प्रिफर्ड वेंडर्स टू क्रॉस इधर। तो जो खाली जीसीसी का प्रॉब्लम था, नाउ इट हैज बिकम एक्चुअली अ वर्ल्ड प्रॉब्लम। एंड सूनर और लेटर नेटो को एक कॉल लेना पड़ेगा कि कब तक वो साइडलाइंस पे बैठेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा वर्ल्ड प्रॉब्लम बन रहा है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट जीसीसी। और वर्ल्ड प्रॉब्लम में अगर वर्ल्ड प्रॉब्लम की बात हो रही है तो चीन का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन रहा है। डॉक्टर युक्तेश्वर कुमार, अभी तक चीन जो है वो बैकडोर में बैठा हुआ था, पाकिस्तान को वो आगे कर रहा था, और चीन पूरी तरह से सपोर्ट भी कर रहा है ईरान का। ये पूरी दुनिया जानती है, चीन और रूस के सपोर्ट के बिना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर ये नेवल ब्लॉकेड ट्रंप की तरफ से किया जाता है, वहां पर फ्लीट आती है और उनकी कुछ मदद उनके सहयोगी देश भी करते हैं, तो चीन को आज नहीं तो कल इस युद्ध में एक्टिवली उतरना होगा, और फिर ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल ही अख्तियार करेगी। और क्या होगा? बिल्कुल आप सही कर रही हैं पिनाज जी। पर इस पूरे संकट को ठंडे दिमाग से देखें तो हम सब जानते हैं कि ये जो हॉर्मुज जल डमरू मध्य है, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक वैश्विक अर्थव्यवस्था की एक जुगलुअर वेन है। लगभग 20% या 5वां हिस्सा तेल इसी रास्ते से जाता है। और चीन का तो 80 से 90% सर। नहीं, मतलब चलिए, तो जो ये ईरान की जो मतलब चेतावनी अभी दे रहे हैं, अमेरिका का नाकाबंदी जो अभी 5:30 बजे या 7:30 बजे इंडिया टाइम से होगा, या 9 बजे हमारा जो रात का चाइना का टाइम से होगा, अभी तक चीन का जो रुख रहा है ये बड़ा शांत और निर्णायक रुख रहा है। वो हमें 21वीं सदी की कूटनीति का, मुझे तो लगता है, एक नया मॉडल दिखाता है। अब यहाँ टैंक और मिसाइल जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण टैंकर भी है, और चीन की भूमिका विशेष रूप से दिलचस्प है। अभी तक वो खुले तौर पर टकराव में नहीं है और हमेशा से बोलता आ रहा है कि हमें शांति से मामलों को सुलह करना है। लेकिन और हम ये भी जानते हैं कि चीन जो है, उसके पास आज के डेट में सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। उसके पास 4 से 5 महीना तक अगर कुछ भी हो जाए उसके पास रिजर्व है, और 2/3 ऑफ एनर्जी जो है चीन का, वो ऑयल पे डिपेंडेंट या गैस पे नहीं है। उनके पास में हाइड्रो पावर या सोलर पावर या जो रिसाइक्लेबल एनर्जी से है। पर फिर भी चूंकि चीन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इकोनॉमी है, और चूंकि चीन बहुत ज्यादा ऑयल ईरान से खरीदता भी है, तो इसलिए ईरान से तेल खरीदना जारी रखना वह पूरी संकट का एक इकोनॉमिक एंकर बना हुआ है, भले ही वह खुले तौर पे टकराव में नहीं है। तो वही तो पूछ रही हूँ सर, अगर ट्रंप अपना पूरा नेवल फ्लीट लेके आ जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, ट्रंप कह रहे हैं कि भाई अभी ईरान चीन के जहाज निकलने देता है, भारत के जहाज निकलने दे रहा है, जिन देशों ने न्यूट्रल रुख अपनाया है या फिर ईरान का साथ दिया है, वो उनके साथ वो कह रहा है कि ठीक है आप भी पास कीजिए। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि नहीं, मेरे नहीं तो तुम्हारे भी नहीं, टिट फॉर टैट। हाँ, तो ऐसे में फिर चीन क्या करेगा? और कहीं ना कहीं इस पूरे युद्ध के पीछे ट्रंप का एक ऑब्जेक्टिव चीन की जो एनर्जी सप्लाई है उस पर अपनी डोमिनेंस साबित करना भी तो था ही ना सर, चाहे वो कुछ भी कहते रहे। तो हमें इस मामले को यह भी देखना पड़ेगा कि चीन अगले महीने में ट्रंप साहब जाने वाले हैं। उनको तो 31 मार्च को और 1-2 अप्रैल को जाना था, पर इस मामले का वो नहीं जा पाए। तो अगले महीने में वो जाएंगे, और इस तरह से चीन भी बहुत ही समझदार है। वो अभी नहीं चाहेगा कि खुलेआम वो बिल्कुल, क्योंकि उनके जो फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने ही बिल्कुल बताया कि हम बिल्कुल सी डायरेक्टली इस मामले में न तो हम कोई ईरान का सहयोग कर रहे हैं, पर हम सब जानते हैं कि चीन और रूस ईरान को सहयोग टैसिट रूप में करते रहे हैं। ठीक है जी। सऊदी से भी हमारे साथ इस वक्त आसिफ दाऊदी साहब इस वक्त जुड़े हुए हैं। आसिफ रमीज दाऊदी साहब, प्रोफेसर दाऊदी, आपसे समझना चाहूंगी कि जो कार्तिक गौर साहब ने कहा
कि अब जीसीसी कंट्रीज कह रही हैं कि भाई अब जंग इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि पीछे हटना कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर अमेरिका यहां से कोई एग्जिट रूट तलाशेगा तो जीसीसी कंट्रीज को वो फंसा के चला जाएगा। वो कह रहे हैं पैसे हमसे ले लीजिए, पर अब इस लड़ाई को आर पार तक पहुंचाइए। आपको भी यही लगता है कि अब ये जंग यहां रुकने वाली नहीं है, ये और ज्यादा अग्रेसिव होगी? भले ही बूट्स ऑन ग्राउंड ना आए, लेकिन समंदर में तो महायुद्ध होने वाला है। सर एक बार अपने आप को अनम्यूट कर लें। दाऊदी साहब आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। चलिए मैं आपके पास लौटूंगी दोबारा। प्रमीत मुखोड़े साहब जरा ये समझा दीजिए, अब जिस तरह से हमारे तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना भी होगा, कि आपको क्या लगता है अमेरिका अब इस जंग को कहां तक ले जाएगा? ट्रंप धमकी तो बहुत दे रहे हैं, डेडलाइंस तो दे रहे हैं और खुद अपनी डेडलाइंस रिवाइज कर रहे हैं, तो ट्रंप की बातों पे भी भरोसा नहीं होता, क्योंकि जिस तरह से वो अपनी डेडलाइन रिवाइज करते हैं लगता है कि भाई एग्जिट रूट तलाश रहे हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान के समय अनुसार तो बमुश्किल घंटा भर बचा है। तो समंदर में अब एक महायुद्ध देखेंगे क्या? चेंज नहीं हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव अमेरिका के बिल्कुल चेंज नहीं हुए हैं और न हो रहे हैं। वो 2 दिन आगे बढ़ाना, 2 दिन पीछे करना, these are all tactical moves based on the ground realities and based on the intelligence inputs that a president gets. तो अगर ट्रम्प साहब अगर किसी चीज को 2 दिन आगे बढ़ाते हैं या 4 दिन आगे बढ़ाते हैं तो उसमें इतना क्रिटिसाइज करके मैडम कोई, every war has an element of surprise and as a commander in chief you have to keep people guessing and guessing, और आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव को आप अचीव अगर करते हो तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव क्लियर है, डॉलर डोमिनेंस, मिलिट्री डोमिनेंस एंड एनर्जी डोमिनेंस। अनदर ऑब्जेक्टिव, सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नो न्यूक्लियर फॉर ईरान, नो यूरेनियम, एनरिच्ड यूरेनियम विथ ईरान, देन regime change and no ballistic missile capabilities। ये 5-6 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स की कॉस्टिंग क्या होगी अमेरिका सर? निश्चित रूप से बिल्कुल अचीव प्रमीत कर रहा पकोड़े है। साहब, ऑब्जेक्टिव चेंज भी हो जाते हैं ट्रम्प साहब के। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलवाना कभी ऑब्जेक्टिव नहीं था, वो भी ऑब्जेक्टिव आ गया है। ठीक है, एनर्जी डोमिनेंस आपने कहा, कुछ ऑब्जेक्टिव्स कहे नहीं जाते। ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज इज अ टैक्टिकल प्लेस इन बिटवीन। मेजर ऑब्जेक्टिव इज सेम, मैरिटाइम फ्रीडम, नेविगेशन थ्रू मैरिटाइम राउट्स में किसी प्रकार का ब्लैकमेल न हो, ये अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है। और उन्होंने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पहले वेपन के रूप में राइट, मैं आपके सारे ऑब्जेक्टिव्स मान लूं, मुझे तो बता दीजिए ट्रम्प साहब ने कहीं ना कहीं इन ऑब्जेक्टिव्स के लिए कैलकुलेशन भी किया होगा ना, जैसे कि हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अभी पीके श्रीवास्तव साहब कह रहे थे कि भाई आपको देखना होगा ना कि हाउ मेनी बॉडी बैग्स यू आर रेडी टू टेक बैक होम। कुछ जंग ऐसी होती है जब हमें पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो ज्योग्राफिकल सिचुएशन है वो ऐसी है कि वहां पर अगर आप जाएंगे तो कैजुअलिटीज होंगी ही होंगी। मतलब उसमें आप चाहे कितनी भी सुपर पावर हो, कितनी भी बेस्टेस्ट फोर्स हो, आपको लॉस ऑफ लाइफ होगा ही होगा, ब्लड बाथ होगा ही होगा। तो लॉस ऑफ लाइफ के लिए अभी अमेरिका बिल्कुल वैसे भी रेडी नहीं रहता है, अभी भी रेडी नहीं है। एंड दैट्स व्हाई अमेरिका इज यूजिंग हिज मिलिट्री पावर इन अ वेरी स्ट्रेटेजिक मैनर बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी टू इट्स बेस्ट, बाय यूजिंग नेवल फोर्स एंड एयर फोर्स टू इट्स बेस्ट। बॉडी बैग तब आती है जब ग्राउंड ऑन ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड होंगे। ट्रूप्स ऑफ द ग्राउंड अभी अमेरिका का भेजने का कोई प्लान नहीं है। धीरे धीरे वेरी केयरफुल, अमेरिका विल बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बिकॉज आपने जो बिल्कुल सही कहा, बॉडी बैग्स विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रेशर इंटरनली एंड डोमेस्टिकली, इसलिए उस ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का अभी प्लान जितना डिले हो सकता है ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड का प्लान नहीं है। तो सर जरा यहाँ पे डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमसे आपसे बेहतर वो समझ सकते हैं कि वॉर लाइक सिचुएशन में क्या होता है। पीके श्रीवास्तव सर, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 7 छोटे छोटे द्वीप जो कि मिलिट्री माइट से लेस हैं, वहां पर उनके मिसाइलों के भंडार हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के लिए तमाम संचार साधन सब अलग अलग द्वीप पे अलग अलग सामरिक लिहाज से जो कैपेबिलिटीज हैं वो तैनात हैं। तो ऐसे में मुझे बता दीजिए कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहां माइंस बिछाई हुई हैं ईरान ने, माइन स्वीपर के लिए आपको जापान या ब्रिटेन की मदद लगेगी, जो दोनों मदद देने से इनकार कर चुके हैं, तो अमेरिका अपनी नेवल फ्लीट को बिना नुकसान हुए क्या वाकई में कब्जा कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? क्या डोमिनेंस कर सकता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर? जैसा कि प्रमीत साहब कह रहे हैं कि भाई एयरफोर्स में कोई नुकसान नहीं हुआ, नेवल पे भी कुछ नहीं होगा, कब्जा हो जाएगा। मैं सिर्फ प्रमित साहब की बात को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूंगा कि आज तक कोई भी देश, कोई स्ट्रीट उठा के देख लीजिए, यू कैनॉट बॉम्ब अ कंट्री टू सरेंडर ऑफ दिस काइंड ऑफ टेरेन। ये आपका अनुभव वियतनाम का भी है, ये आपका अनुभव अफगानिस्तान का भी है। इराक एक अलग तरह का एक्सपीरियंस था, एक अलग तरह का अनुभव था। तो ये बहुत इम्पॉसिबल होता है, इसलिए तीनों फोर्सेस की जरूरत पड़ती है, ग्राउंड फोर्सेस की जरूरत पड़ती है। और जो मेरीन कमांडोज आए, एक बात मैं आपको और बता दूं, उनके नंबर्स इतने नहीं होती हैं। मेरीन एक्सपीडिशनरी यूनिट्स जो होती हैं, उसमें यूनिट्स होती हैं, उसमें ब्रिगेड होती है, उसमें
फोर्स होती है, समय अलग अलग नंबर्स होते हैं, उन नंबर से आप इन टापुओं को नहीं कब्जा में कर सकते क्योंकि डिफेंसिव पोस्चर में वो बैठे हुए हैं। और डिफेंस टू ऑफेंस का रेशियो नॉर्मली 1:5 का हो जाता है व्हेन इट्स अ ग्राउंड बैटल। तो इट्स लॉट ऑफ लॉस ऑफ लाइफ। सो लॉस ऑफ लाइफ के लिए जरूर एक कैलकुलेशन करना पड़ता है। मैं वैसे आपसे कहूं, मैं विस्मित भी हूं और अचंभित भी हूं कि अगर ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, जो आप बताएं स्ट्रेटजी थी, टैक्टिकल चेंजेस होते हैं बट नॉट एट द लेवल ऑफ कमांडर इन चीफ एंड दैट टू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका व्हिच इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री। व्हाट वाज द प्लान? अभी ऐसा लगता है अगर आप बाहर से बैठ के देखें कि द मोस्ट पावरफुल कंट्री इज रिस्पॉन्डिंग टू व्हाटएवर अ वेरी स्मॉल फीबल कंट्री इज डूइंग। क्योंकि इस कंट्री की ऑलरेडी हम खुद कह चुके हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प कह चुके हैं कि इनकी न्यूक्लियर की क्षमता हमने ऑब्लिटरेट कर दी। वो खुद कह चुके हैं कि आर्मी इनकी खत्म हो चुकी है, कह चुके हैं नेवी खत्म हो चुकी है, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। तो वहां पर कुछ टूटी फूटी उनके हिसाब से कुछ रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं। तब इतना घबराहट क्यों है? क्योंकि आप रिस्पॉन्ड करते नजर आ रहे हैं। एक ऑप्टिक्स भी होती है किसी कंडक्ट ऑफ वॉर की, वो कंडक्ट ऑफ वॉर जो है वो नहीं लग रहा है। इट सीम्स टू बी दैट ईरान इज हैविंग मोर कंट्रोल बिकॉज ईरान के पास क्या है, एसिमेट्रिक पावर पे एक चीज बता दूं आपके पास, यहाँ दुबई के भी हमारे एक एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, सबसे खतरनाक चीज है जिसको हम लोग सबसे, बिकॉज नोबडी डिनाइज दैट जीसीसी इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फाइनेंशियल इंजन। अगर जीसीसी खत्म होता है हम सारे प्रभावित होते हैं, हम उसी से हम सब जो है प्रभावित हैं भी और बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं। जीसीसी के सारी टारगेट जो है पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस, डिसैलिनेशन प्लांट्स, डेटा सेंटर्स और जितने भी इस तरह के वहां पे सुविधाएं हैं वो सारी डिपेंडेंट हैं डिसैलिनेशन प्लांट पे और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस पे। वो जो आपने डॉलर की बात की बिल्कुल सही की, पेट्रो डॉलर की जो मोनार्कीज हैं उनके ऊपर खतरा है। तो इसको ताड़ने के लिए देयर हैज टू बी अ वेरी एस्केलेशन ऑफ लैडर एक अलग चीज है। लेकिन रॉबर्ट पेप को आपने भी सुना होगा, शिकागो के ही है, प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा था एस्केलेशन ट्रैप इज अ डिफरेंट थिंग देन एस्केलेशन लैडर। आप एस्केलेट कर सकते हैं वॉर को क्योंकि आप कमांडिंग पोजीशन में हैं। तो इतना बड़ा कंट्री, इतना पावरफुल कंट्री, शक्तिशाली देश जिसके पास सब कुछ है, ठीक है, वो कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है? ये तो बहुत अजीब सी चीज लग रही है और उससे हम सब प्रभावित हैं और बुरे तरीके से सब प्रभावित हैं। लेकिन यहाँ पर अगर अमेरिका अपने आप को दिखा रहा है कि भाई की कोई स्ट्रैटेजी थी, वो सरप्राइज एलिमेंट देखना चाह रहा है। 1 घंटा बचा है, देखते हैं क्या सरप्राइज एलिमेंट अभी बचा हुआ है, क्योंकि अभी तक तो यूटर्न मोड में अमेरिका ज्यादा नजर आ रहा है। सऊदी से हमारे साथ प्रोफेसर दाऊदी, आपका ऑडियो की दिक्कत थी, दोबारा आप एक बार जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर दाऊदी, यहाँ पे कार्तिक गौर कह रहे हैं कि भाई नहीं, अब जीसीसी कंट्रीज भी कहती हैं कि आर या पार, बीच का कुछ भी नहीं। अमेरिका अगर जाना भी चाहे तो जीसीसी कंट्रीज कह रही हैं पैसा हमसे लो लेकिन लड़ो और ईरान को खत्म करके ही जाओ। देखिए पिनाज जी, मुझे लगता है आपको आवाज आ रही होगी। जी, अब आ रही है। मैं इस पे इतना ही कहना चाहूंगा कि सबसे अहम चीज जो है, अभी हमारे दुबई वाले दोस्त ये भी कह रहे थे कि रूमर्स, मैं रूमर्स पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ कभी भी। जो भी चीजें जेन्युइन होती हैं, डेटा जो मीडिया रिपोर्ट्स में आती हैं, उसके बेस पे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि जो हालात, जो सिचुएशन अभी बनी इतने दिनों के अंदर, जिस तरह से यहाँ पे वॉर की सिचुएशन बनी और जैसे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट अभी बता रहे हैं कि कैसे जीसीसी कंट्रीज जो है एक फाइनेंशियल इंजन है, ऐसी सिचुएशन में एक जो सोच होती है, चाइना के एक हमारे दोस्त अभी कह रहे थे कि चाइना आगे साबित करने वाला है कैसे कूटनीति में वो एक नाम करेगा। उसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि जीसीसी कंट्रीज और सऊदी अरब भी इस बात को साबित करेगा और कर रहा है कि कैसे ये कूटनीति में और कैसे अपने विजन को आगे करने में कामयाब होगा। इसलिए अभी ये कह रहे हैं कि चोट हमें बहुत ज्यादा लगेगी फाइनेंशियल, हमारे एक्सपर्ट खुद कह रहे हैं। अगर तो जीसीसी कंट्री सीधा वॉर में आ जाती, जो एक सोच मैं बताने की बार बार कोशिश करता हूं, इसका जो सीधा कुछ वक्त के लिए तो समझ में आता है कि इसका असर दिख रहा है, लेकिन आने वाले लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन जब एक रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, जब एक बर्दाश्त की हद जो है वो पार हो जाती है, फिर इंसान अपने लिए बहुत कुछ करता है, अपने बचाव के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। अब इन तमाम सिचुएशन में देखें, हर कंट्री को अपना राइट है, वो अपने हिसाब से अपने फ्रेंड्स बना रहा है, अपने हिसाब से अपनी पूरी सिक्योरिटी और रीजनल एस्केलेशन नहीं हो या रीजनल पीस बनी रहे, उस पर काम कर रहा है। अब सऊदी अरब के अंदर चाहे आप देखें कि पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, चाहे ये अमेरिका के साथ कर रहे हैं, चाहे कल को हिंदुस्तान भारत के साथ कर ले, ये कुछ भी करे, ये सारी दुनिया को मालूम है कि जीसीसी कंट्रीज खुद की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, वो अमेरिका पर डिपेंडेंट है, ये सारी दुनिया जानती है।
कहा जा रहा है इस युद्ध मैं के उसी- बाद तो उन्हें होश आएगा कि ठीक है, आपको जरा तेल ही तेल नहीं खेलना है, बल्कि आपके साथ खेलना हो जाए, इसके लिए आपको हथियार भी खरीदने हैं। अमेरिका पर इतना नहीं, ज्यादा इस पे- ओवर डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है। तो ये जीसीसी बिल्कुल कंट्रीज को भी सही। समझ में आएगा और उन्हें भी समझ में आ रहा है कि ईरान ने अगर इतनी मिसाइलें बना ली है, इतनी शक्ति बना ली है, तो अगर अमेरिका यहाँ पे छोड़ के चला गया तो जीसीसी कंट्रीज का क्या हश्र होगा, ये वो खूब जानती हैं और इसीलिए वो चाहती है कोई कि अमेरिका शक छोड़ नहीं के ना जाए। जी जी, इसमें कोई शक नहीं है और इसके लिए पूरी जीसीसी कंट्रीज अपने हिसाब से अब काम भी कर रही है और एक सबक आमोज तो एक चीज है। इसीलिए आप देखें कि ये तमाम जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशन, डिफेंस रिलेशन पूरी दुनिया के साथ अलग अलग उन कंट्रीज के साथ बातों का होना, एग्रीमेंट्स का बनना और आगे की तैयारियों का होना, ठीक ये है। बिल्कुल इन चीजों को अलर्ट करता है और जीसीसी कंट्रीज आने वाले दिनों में पूरी तरह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए जिसके साथ भी उसका अलाइनमेंट अच्छा हो सकता है, उसके नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो जरूर उसको करेगा और एक रिप्लाई ठीक है। क्रॉस होगी तो चीजें और ज्यादा आगे ठीक बढ़ है प्रमीत साहब, जीसीसी कंट्रीज का भी दबाव है कि भाई फंडिंग आप हमसे लीजिए, आपको हमारी सुरक्षा करने के लिए हमने बेस बनाने के लिए पैसा दिया है और अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारी सुरक्षा करें। आपके पास मैं आऊंगी क्योंकि बहुत देर से गयूर साहब हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, अब शायद उनका कनेक्शन फिर से स्थापित हुआ है। गयूर मौलाई साहब, ईरान जिस तरह से डैमेज हो रहा है उसके बावजूद भी वो कह रहा है कि अब खोने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं है, यहां से कुछ पाया ही जा सकता है, तो जितना आप प्रेशर बना सकते हो उतना बनाओ। और अमेरिका भी कम से कम ट्रंप साहब की बातों में तो वो आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। तो आपकी समझ वहां पर लोकल इनपुट, ईरान की जो तैयारियां हैं, क्या वाकई में समंदर के अंदर हम एक बड़ी जंग देख रहे हैं अगले कुछ घंटों में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताता चलूं, ईरान जिस तरीके से डैमेज हो रहा है, ईरान कितना डैमेज हो रहा है, इस बात को ईरान में रहने वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता है। हमारे यहाँ मीडिया में एक नैरेटिव ये खड़ा जा रहा है कि तेहरान को गज्जा बना दिया गया। मैं आपको बताऊं, मैं कल ही तेहरान में अक्सर इलाकों में घूमा, जिस तरीके का बवंडर और जिस तरीके का नैरेटिव बनाया जा रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, नुकसान हुआ है, जंग है, बमबारी हो रही है, तो बहरसान भी होगा। बात रही है कि आगे को होगा क्या, ये बात हमें चाहिए कि हम ट्रंप की हरकतों पर, उसकी बातों पर नजर रखें तो समझ में आएगा कि क्या हो सकता है। अब तक ट्रंप ने कैसे कैसे दावे किए, क्या क्या कहते रहे और क्या क्या सच्चाई है, क्या नहीं है, ये बात पूरी दुनिया जान रही है। वही हुर्मुज जिसे अब ट्रंप सीज करने की बात कह रहे हैं, ब्लॉक करने की बात कह रहे हैं, उसी हुर्मुज को लेके पहले ट्रंप ने कहा था धमकी देते हुए, ओपन द स्ट्रेट। फिर बाद में नाटो से गुहार लगाते हुए कहा कि भाई आओ हमारी मदद करो ताकि हम हुर्मुज को खोलें। फिर तीसरी बार झुंझलाकर कहा कि हमें हुर्मुज की कोई जरूरत ही नहीं है, हमारा यहाँ कोई हित नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है अमेरिका का। चौथी बार आकर ट्रंप गाली गलौज पर, और अब आखिर में आकर कह रहे हैं कि हम हुर्मुज को ब्लॉक करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रंप हुर्मुज को खुलवाने के चक्कर में जो अभी तक दावे थे अलग अलग, उस हुर्मुज को खुलवाने के नाम पर एक अलग रास्ता जिससे विश्व ऊर्जा बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है, बाबुल मंदब, कहीं उसे भी बंद ना करा दें। रही सच्चाई ये कि क्या ट्रंप हुर्मुज को वाकई बंद करा सकते हैं या नहीं करा सकते। देखिए, मैं अमेरिका की सैन्य शक्ति का इनकार नहीं करूंगा, लेकिन एक बात बहुत आसानी से समझ में आती है, अगर ट्रंप हुर्मुज की नाकाबंदी करते हैं, ईरान की नाकाबंदी करते हैं, तो प्रभावित होने वाले देशों में दो तरीके के लोग होंगे। एक देश वो होंगे, कुछ देश वो होंगे जो ट्रंप के विरोधी समझे जाते हैं, अमेरिका के विरोधी समझे जाते हैं, तो वहीं बहुत से देश ऐसे भी होंगे जो ट्रंप के दोस्त हैं। अगर बात विरोधियों की करें तो विरोधियों में सबसे पहला नाम आता है रूस और चीन का। तो ट्रंप की इतनी औकात नहीं है कि वो रूस और चीन को डायरेक्ट छेड़ सकें, सीधा पंगा ले सकें। अमेरिका ने अब तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो जंगें लड़ी हैं वो कमजोर देशों से लड़ी हैं, असहाय देशों से लड़ी हैं। बराबर की है किसी ताकतवर देश के मुकाबले में अमेरिका ने कोई जंग नहीं लड़ी, और जिन कमजोर देशों के साथ भी अमेरिका ने जंगें लड़ी हैं, आप इतिहास को उठाइए देखिए तो अच्छी तरीके से मालूम होगा कि अमेरिका किसी भी युद्ध में विजेता की तरह या सम्मानजनक तरीके से रुखसत नहीं हुआ है, बल्कि अपमान सहकर निकला है, चाहे अफगानिस्तान हो, वियतनाम हो या फिर इराक हो। अब अगर ट्रंप हुर्मुज की नाकाबंदी भी करते हैं तो एक दस्ता जो एक किस्म होगी वो होगी विरोधी देशों की, जैसे चीन और रूस। मैंने बताया अमेरिका इन्हें छेड़ने की हिम्मत इसलिए नहीं कर सकता। मैं मिसाल फिर देता चलूं, अभी मुद्दतों से क्यूबा की नाकाबंदी की गई है, अमानवीय नाकाबंदी कर रखी है अमेरिका ने क्यूबा की, लेकिन अफसोस फिर होगा कि विश्व समुदाय आज भी चुप्पी साधे बैठा है अमेरिका की गुंडागर्दी और दादागिरी के सामने। प्रमीत साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। प्रमीत साहब, भाई ईरान ने तो बता दिया, रूस ने इस नाकाबंदी को तोड़ते हुए
क्यूबा के लिए अपने ऑयल टैंकर भेजे, लेकिन अमेरिका उसे टच नहीं कर सका। तो इस इलाके में जो इलाका भी एशियाई देशों का है, अमेरिका चीन या रूस को छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। ठीक है दूसरे भाई, अमेरिका में शक्ति नहीं, शक्तिशाली है, सुपर पावर है, लेकिन मिस कैलकुलेशन हो गया और दोस्त भी साथ छोड़ गए हैं। कैसे कब्जाएंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, और अगर यही हरकतें रही तो दूसरे इनके जो प्रॉक्सीज है ना, वो दूसरा रास्ता भी बंद कर देंगे। मैडम, अमेरिका जैसे अभी जीसीसी के हमारे कुछ मित्र ने कहा कि जीसीसी के देशों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अमेरिका दोस्तों का दोस्त है, दुश्मनों का दुश्मन है, और जो स्ट्रेटेजिक उसके अलाइज है और फ्रेंड्स है, वो लॉन्ग टर्म में अमेरिका उनकी सिक्योरिटी भी हेनरी किसिंगर ने जो कहा था वो भी सुन लीजिए। अमेरिका से दोस्ती जो है दुश्मनी से ज्यादा बुरी होती है, वो भी याद कर लीजिए सर। ज्यादा दोस्ती मत बताइए अमेरिका की। हाँ चलिए बात पूरी करें। मैडम, दोस्ती नहीं, दोस्ती में आप इजराइल ने देखा है अमेरिका की दोस्ती का नतीजा कि वो सिक्योर भी है, प्रॉस्परस भी हो रहा है, और बिजनेस भी वहां फ्लरिश हो रहा है। सेम ताइवान में भी आपने देखा, छोटा सा देश है, चाइना ताइवान को दबा नहीं पा रहा है, और ताइवान हैज बिकम इकोनॉमिक पावर हाउस इन दैट एरिया। पिछले 50 साल से जापान ने अमेरिका के साथ दोस्ती की, अमेरिका भी जापान भी फ्लरिश कर रहा है, इकोनॉमिक पावर हाउस है और सिक्योर है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया से बिल्कुल नहीं दब रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया अमेरिका का दोस्त है। फ्लरिश कर रहा है सर, आंकड़े अमेरिका के बहुत फेवर में नहीं है। अमेरिका की भी स्थिति देख लीजिए, अमेरिका की भी स्थिति ठीक है भाई, देखिए ठीक है सर, देखिए मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी बड़ी शक्ति अमेरिका है, चाहे साधन हो, संसाधन हो, इकोनॉमी हो, अमेरिका पर कितना कर्ज है, उसकी इकोनॉमी स्लो डाउन क्या हो रही है, वहां पर गैस के दाम, वहां पे तेल को ये सभी तो सब कुछ बढ़ रहा है सर। इस सभी इंडिकेटर्स को रहते लोगों ने कहा था कि डॉलर पूर्ण रूप से टूट जाएगा। जब क्राइसिस हुई, पिछले 40 दिनों की जो क्राइसिस थी, पूरी दुनिया ने देखा कि डॉलर कितना मजबूत होकर आगे हुआ है, बिकॉज पीपल बिलीव इन अमेरिकन करेंसी, पीपल बिलीव इन अमेरिकन ड्रीम। और आप ही के यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री अब $300 बिलियन की वहां पर रिफाइनरी लगा रहा है, बिकॉज अमेरिका इज सेफ, अमेरिका इज स्टेबल। एंड सर यही तो बात है कि अमेरिका खुद सेफ और स्टेबल रहता है। दुबई में पूछिए कार्तिक गौर साहब से, वहां पर कुछ स्टेबल नहीं है। सऊदी से हमारे साथ आसिफ रवीज दाऊदी साहब जुड़े, वहां कुछ स्टेबल नहीं है। सर दिक्कत तो यही है, आपके दोस्त यही तो कह रहे हैं कि अमेरिका स्टेबल रहता है, अमेरिका की जमीन पे कुछ नहीं होता है, अमेरिका की जमीन पे कुछ नहीं होता है। अमेरिका के दोस्त जो हैं वो बेचारे फंस जाते हैं। अमेरिका बिलीव्स इन प्रिवेंशन इज बेटर देन क्यूर। अमेरिका मेक श्योर दैट अमेरिका मेनलैंड में आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, हमारे बच्चे सेफ हैं, हमारी अगली जनरेशन सेफ है, इसलिए दुनिया अमेरिका की तरफ आती है, इसलिए दुनिया डॉलर को सलाम करती है। ठीक है, और उसी डॉलर का डीडॉलराइजेशन हो रहा था, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ठीक है, एक क्लोजिंग रिमार्क यहाँ पर मैं एक बार फिर से हमारे डिफेंस एक्सपर्ट की तरफ आती हूँ, क्योंकि सारी दुनिया का एक ही सवाल है भाई। ट्रंप अपने बयान बदल लेते हैं, ईरान झुकने को तैयार नहीं होता है, एक आतंकवादी देश के अंदर, एक टेरर स्टेट के अंदर आप जाके पीस टॉक कराते हैं, तो उस पीस टॉक का नतीजा क्या निकलता है वो सारी दुनिया को पहले से पता होता है, एंटिसिपेट कर लिया जाता है। अब सवाल यही है, पूरी दुनिया का इंटरेस्ट यही है, नहीं अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं होता, अगर एनर्जी सप्लाई चेन यहाँ पर ब्लॉक नहीं हो रही होती, तो दुनिया कहती कि ठीक है, रूस और यूक्रेन का जंग भी चल रहा है, आप भी लड़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम मैनेज करते रहेंगे अपनी जिंदगी जैसे पिछले 4 साल से कर रहे हैं। यहां पर सबके हित जुड़े हुए हैं। तो यहां पर पीके श्रीवास्तव साहब, क्या आपका जो अनुभव है, आपका जो असेसमेंट है, वाकई में ट्रंप एक ऐसा रिस्क लेंगे जहां पर पूरी की पूरी माइंस, सी माइंस वहां बिछी हुई हैं, एक एडवांटेज ईरान के पास है, उसके साथ द्वीपों पर पूरा सामरिक शक्ति है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का चक्रव्यूह बनाने वाली, उस सब के बावजूद वाकई में क्या हेड ऑन समंदर के अंदर अमेरिका के पास इतनी ताकत है बिना अपने सहयोगियों के ईरान से लड़ने की? देखिए पिनाज, चूंकि आपने एक फाइनल क्वेश्चन पूछा, बहुत कम टाइम है तो मैं आंसर देना चाहूंगा। मैं अभी भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूं कि अमेरिका अपने पावर्स का, एलाइज के जो कनेक्ट हैं उनकी पावर्स का, और जो इंडिया के साथ भी अमेरिका के फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं, इन सब का इस्तेमाल करके अमेरिका वो गलती नहीं करेगा जो आप किसी ऐसे कंट्री से जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर करती है, लाइक इन दिस केस ईरान, जिसको हम हमेशा से आप कहते हैं रोग नेशन है, वो वाली गलती नहीं करेगा कि इंटरनेशनल लॉज का इतना ओपन, इतना ऑब्वियस, इतना एग्जेम्पलरी एग्जाम्पल सेट करे, क्योंकि ये अपने आप में इतिहास के में बहुत काले अक्षरों से लिखा जाएगा। अगर आप ब्लॉकेट करते हैं तो आप इंटरनेशनल लॉज का एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट एक तरीके से पालन नहीं करते, जबकि यूएनएससी के आप परमानेंट मेंबर हैं, आप सिक्योरिटी काउंसिल के, आप लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी हैं। लेकिन आप ट्रंप को भूल गए हो, तो कहते हैं मेरी मर्जी, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं मानता, मैं कोई पैनल नहीं मानता, किसी को नहीं मानता। वहां पर काम हेड्स हैं, काम माइंड्स हैं, देयर विल बी अ सिचुएशन रूम, विल सिट डाउन एंड डिस्कस अबाउट इट।
चलिए देखते हैं सर, आप सभी लोग इस चर्चा में शामिल हैं। प्रमीत साहब, माफी चाहूंगी, वक्त की कमी है, तो फिलहाल इस चर्चा को, क्योंकि मुझे जो लगता है कि ट्रंप की जो अगली डेडलाइन है वो भी वो मीट करेंगे नहीं, उसको थोड़ा और पोस्टपोन ही करेंगे, जो पिछला अनुभव कह रहा है, और हम चाहेंगे यही हो, जंग अभी फिलहाल कोई बीच का रास्ता निकल सके तो बेहतर है।